हेलो दोस्तों, तैयारीonline.com में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टारगेट सीटेट सीरीज़ में फिर से एनसीईआरटी कक्षा फर्स्ट से लेकर के 5वीं तक की ईवीएस की पुस्तक के इम्पॉर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। जो नोट्स हमने बना रखे हैं उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीटेट में ईवीएस से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन हम तभी अटेंड कर पाएंगे जब हम ईवीएस की पुस्तक देखिए। ईवीएस की जो पुस्तक है क्लास फर्स्ट से लेकर के मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ईवीएस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ईवीएस फर्स्ट पेपर में हमारा आता है। अगर हम ईवीएस के 30 से 30 क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं तो हमारा 30 मार्क्स इसमें रखा हुआ है। तो इसीलिए जो हम तैयारी करवा रहे हैं आपको टारगेट सीटेट के अकॉर्डिंग ईवीएस का, तो आप इसे अवश्य देखें। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी पॉइंट्स आप देखेंगे वो सारे पॉइंट्स ईवीएस के बुक से लिए गए हैं जो फर्स्ट से लेकर के 5th तक के क्लास का है। फर्स्ट टू 5th के क्लास के बुक्स के सारे नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सीटेट में ईवीएस के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सीटेट के एग्ज़ाम में हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं उससे उनको मदद मिले। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला तथ्य क्या है। तो पहला तथ्य है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में एक कस्बा है। पोचमपल्ली क्या है? आंध्र प्रदेश में एक कस्बा है। यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि पोचमपल्ली क्या है। तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का एक कस्बा भी है और पोचमपल्ली जो है वो वहाँ की मुख्य कढ़ाई जो की जाती है कपड़ों पे उसको भी कहते हैं पोचमपल्ली। तो ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली बुनाई को भी कहते हैं। तो पोचमपल्ली में ज़्यादातर बुनाई का काम होता है। पोचमपल्ली एक जगह है जहाँ ज़्यादातर बुनाई का काम होता है और उस बुनाई को भी क्या कहते हैं? उस बुनाई को हम पोचमपल्ली कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये पोचमपल्ली का वर्क है। यहाँ सिल्क की साड़ियाँ ज़्यादातर मिलती हैं पोचमपल्ली में। हैदराबाद और पोचमपल्ली के बीच केवल 35 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है और यहाँ पहुँचने के लिए हमें रेल मार्ग की सुविधा नहीं मिलेगी और ना ही यहाँ एयरपोर्ट वगैरह बना हुआ है। तो इसे जाने के लिए रोडवेज़ का ही हमें हेल्प लेना पड़ता है। चलिए और मैं आपको इससे इम्पॉर्टेंट बातें बता दूँ। पोचमपल्ली जो है वो मुख्य रूप से सिल्क की साड़ियों के लिए फ़ेमस है। किसके लिए फ़ेमस है? तो यहाँ देखिए, सिल्क की साड़ियों के लिए ये फ़ेमस है। ध्यान रखिएगा, सिल्क की साड़ी, इसके लिए फ़ेमस है पोचमपल्ली। ठीक है। और पोचमपल्ली को और क्या कहा जाता है? तो पोचमपल्ली को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सिल्क सिटी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, आगे है मलयालम में चिटप्पन किसको कहा जाता है? पिता के छोटे भाई को। और कुंजुम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को। चाची को क्या कहा जाता है? चाची को कहा जाता है कुंजुम्मा और चाचा को क्या कहा जाता है? चिटप्पन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा आबू धाबी, एक रेगिस्तानी इलाका है। आबू धाबी क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका कहने का मतलब है वहाँ क्या है? बालू ही बालू है, पूरा डेजर्टेड प्लेसेस हैं। पानी बहुत ही कम मात्रा में वहाँ मिलता है। आबू धाबी में पानी बहुत ही कीमती है क्योंकि वहाँ पानी बहुत ही कम मात्रा में होता है और पेट्रोल जो है दोस्तों वहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। यानी वहाँ पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता है क्योंकि आबू धाबी में पेट्रोल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि अबू धाबी की मुद्रा का नाम दिरहम है। जैसे कि हमारा भारत देश है तो हमारे भारत देश की मुद्रा का नाम रुपए है, रुपया। उसी तरीके से अबू धाबी की मुद्रा का नाम है दिरहम। याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि अबू धाबी की मुद्रा का नाम क्या है। अगला पॉइंट हमारा है, गर्मी की वजह से अबू धाबी के लोग ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, यानी कपड़े पहनते हैं। तो ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें गर्मी कम लगे, और साथ ही क्या करते हैं, पूरा शरीर तो ढकते ही हैं और अपने सर को भी ढकते हैं ताकि गर्मी से वो अपने आप को बचा सके। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। और अबू धाबी में ज़्यादातर जो है वो खजूर के पेड़ उगते हैं, क्योंकि वो जो जगह है वो रेगिस्तानी जगह है और वहाँ पानी कम होता है, इसीलिए खजूर के ज़्यादा पेड़ उगते हैं, क्योंकि खजूर के पेड़ को पानी की कम ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो आगे हमारा है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट कमांडर जो नौसेना में डॉक्टर हैं उनका नाम क्या है? तो हमारा जवाब होगा वहीदा प्रिज्म। तो यहाँ इससे भी एक प्रश्न बन जाएगा। और देखिए वहीदा प्रिज्म जो हैं वह पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली थी। तो यहाँ देखिए उस समय महिलाओं का आगे बढ़ना पढ़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि समाज में लोग उनको महिलाओं को सिर्फ घर संभालने तक के लिए ही मानते थे कि महिलाएं सिर्फ घर संभाल सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको वहीदा प्रिज्म के जीवन से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। वहीदा प्रिज्म अपने जीवन में कुछ बनना चाहती थी और हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। उनको बचपन से ही पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उस समय औरतों का ज़्यादा पढ़ना, जॉब करना समाज के लोगों को मंजूर नहीं था। लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता जो थी वो बहुत ही सीमित थी। लोगों का मानना था कि लड़कियों का जन्म सिर्फ घर परिवार को संभालने के लिए होता है। लेकिन वहीदा प्रिज्म के जो माता पिता थे वह बहुत ही समझदार थे। वहीदा प्रिज्म 3 बहनें थीं और उनके पिता चाहते थे कि उनकी तीनों बेटियां अपने जीवन में सक्सेस हो। वह चाहते थे कि उनकी एक बेटी डॉक्टर बने, एक बेटी पुलिस में जाए या वकील बने और एक बेटी शिक्षिका बने। वहीदा प्रिज्म अपनी नानी के गांव जम्मू कश्मीर यानी कि राजौरी में रहने लगी। वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की और वहीं जम्मू के कॉलेज से उन्होंने MBBS की पढ़ाई की। तो देखा आप लोगों ने, वहीदा प्रिज्म की एक छोटी सी ये कहानी थी। वहीदा अपने जीवन में हर उस काम को करना चाहती थी जो लोग सोचते थे कि महिलाएं नहीं कर सकती। आज देखिए महिलाएं अपने जीवन में बहुत सक्सेस हैं क्योंकि लोग उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस समय महिलाओं का सपोर्ट लोग ज़्यादातर नहीं करते थे। अब देखिए प्रिज्म शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पूछा जा सकता है कि प्रिज्म शब्द का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ देखिए प्रिज्म शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा कांच। हम सब ने देखा होगा प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है, कांच जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसमें 7 रंग दिखाई देता है। एक ऐसा कांच जिसमें 7 रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रिज्म का अर्थ समझ गए आप। प्रिज्म का अर्थ होता है एक ऐसा कांच जिसमें 7 रंग दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा थन्ना मंडी गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। यहाँ वहीदा प्रिज्म का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, थन्ना मंडी गांव में क्या हुआ था, वहीदा प्रिज्म का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म स्थान है ये थन्ना मंडी गांव और ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। आगे देखते हैं।
पॉपुलर के पेड़ लद्दाख में पाए जाते हैं। पॉपुलर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो पॉपुलर के पेड़ जो हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख को और क्या कहा जाता है? तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को और क्या कहा जाता है? तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। ध्यान रखें आप, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये रहे हमारे किसके वृक्ष? पॉपुलर के। यहाँ देखिए ये हमने पिक्चर लगाया है आपको देखने के लिए। ये है पॉपुलर का वृक्ष। पॉपुलर वृक्ष है ये, और ये पाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, ये आपको याद रखने में मदद करेगा। पॉपुलर का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो पॉपुलर का वृक्ष लद्दाख में पाया जाता है। अब देखिए लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आवाले कहते हैं। लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? आमाले, और पिता को क्या कहते हैं? पिता को कहते हैं आवाले। ध्यान रखिएगा, माँ को आमाले और पिता को आवाले कहते हैं। तो प्रश्न यह बन सकता है कि लद्दाख में माँ को क्या किस नाम से जानते हैं या किस नाम से पुकारते हैं? तो माँ को आमाले के नाम से पुकारते हैं और पिता को आवाले के नाम से पुकारते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है एस्कीटपो पुल। इसको कहते हैं एस्कीटपो पुल, और इसका प्रयोग लद्दाख में लोग करते हैं। छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए, बड़े लोग भी प्रयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यह जो पुल है दोस्तों, यह बना हुआ है लकड़ी का, और इसका प्रयोग लद्दाख में लोग करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है ईवीएस का जो यह वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, यह आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको लगे कि मेरा यह वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी मेरा यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।